चर्चा। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें पिछली क्लास में हमने कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखे थे और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और हेडिंग लगाओगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। तो आज का टॉपिक है हमारा विद्युत रासायनिक सेल। देखो, हमने पिछली क्लासों में एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत अपघटनी सेल और एक है ये विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में तो हमने देखा था कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता था? रासायनिक ऊर्जा में। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। तो लिखोगे सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा। लिखोगे वह प्रक्रम या वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब देखो, हमने देखा था कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता था, विद्युत अपघटनी सेल एक अस्वैतय प्रक्रम होता था। कौन सा प्रक्रम होता था? अस्वैतय। अस्वैतय क्यों होता था? क्योंकि जब तक हम उसमें धारा प्रवाहित नहीं करवाते थे तो परिपथ का साम्य स्थापित नहीं होता था। अर्थात ना तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती थी, ना ही अपचयन होती थी, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती थी। तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाते थे तब तक वह सेल कार्य नहीं करता था। इसलिए वो प्रक्रम कौन सा प्रक्रम हो गया? अस्वैतय प्रक्रम हो गया। लेकिन जैसे इसमें आयनिक साम्य स्थापित करवाते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिससे रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अर्थात यह प्रक्रम एक कौन सा प्रक्रम है? स्वैतय प्रक्रम है। और जितने भी स्वैतय प्रक्रम है उनकी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान डेल्टा जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जितने भी अस्वैतय प्रक्रम होते हैं उनके गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान अर्थात डेल्टा जी का मान क्या होता था? धनात्मक होता था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता था? धनात्मक। इसलिए वो कौन सा प्रक्रम था? अस्वैतय प्रक्रम। जबकि विद्युत रासायनिक सेल के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात ये कौन सा प्रक्रम है? एक स्वैतय प्रक्रम है। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल
के लिए ऊर्जा परिवर्तन इसे डेल्टा जी से गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात यह एक स्वतः प्रक्रम होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल अस्वतः प्रवर्तित होता है, यहाँ तक नोट करोगे। इसके बाद विद्युत रासायनिक सेल की जो सबसे पहले खोज की थी सन 1780 में तो लुइजी गैल्वेनी ने और एलेसैंड्रो वाल्टा ने 1800 में इन विद्युत रासायनिक सेलों की क्या की थी, खोज की थी। इसलिए प्रारंभ में इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इन डैनियल गैल्वेनिक सेलों को किस नाम से जाना जाता है, विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जाना जाता है। एक लाइन लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम लुइजी गैल्वेनी 1780 व एलेसैंड्रो वाल्टा 1800। सर्वप्रथम लुइजी गैल्वेनी व एलेसैंड्रो वाल्टा नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के सेल की खोज की थी। इसलिए आरंभ में इन सेलों को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इन्हें विद्युत रासायनिक
सेल कहा जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेलों की खोज लुइजी गैल्वेनिक ने 1780 में व 1800 में एलेसेंड्रो वाल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। इसलिए इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी प्रक्रिया विद्युत रासायनिक सेलों के समान होने के कारण इनको संपूर्ण प्रजाति को किस नाम से जाना जाता है? इस सेलों को विद्युत रासायनिक सेल के नाम से। नोट करोगे यार। अब हम अलग से पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। सबका मतलब एक ही है, चाहे गैल्वेनिक सेल बोल दो, चाहे डेनियल सेल बोल दो, चाहे वोल्टीय सेल बोल दो। ठीक है, तो हम डेनियल सेल की संरचना पढ़ेंगे, उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। डेनियल सेल की तो हेडिंग लगाओगे अलग से। विद्युत रासायनिक सेल में हम पहला सेल पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। तो देखो, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में क्या होता है? दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं, दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं जो एक ही पात्र में या अलग अलग पात्र में क्या होते हैं? डूबे हुए। एक ही पात्र में भी डूबे हुए हो सकते हैं और अलग अलग पात्र में भी डूबे हुए हो सकते हैं। और यदि एक ही पात्र में डूबे हुए होते हैं तो उनके बीच में दो वैद्युत अपघट्य विलीनों को पृथक करने के लिए बीच में एक दीवार होती है जिसे बोलते हैं सैरंध्र दीवार। सैरंध्र दीवार का मतलब, रंध्र का मतलब होता है छिद्र, जिसमें छोटे छोटे दीवार में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो वो सरंध्र दीवार पाई जाती है। और ये सरंध्र जो दीवार होती है, इनसे आयनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। और ये मिट्टी की बनी हुई होती है। सरंध्र दीवार किसकी बनी हुई होती है? मिट्टी की। यहाँ हम दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड तो इस पात्र में लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड इस पात्र में लगा हुआ है। और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धात्विक चालक तार के द्वारा हमने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। और बीच में एक ये बल्ब लगा रखा है। ध्यान रखना, इसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य लिया गया है, तो जिस धातु का वैद्युत अपघट्य होता है उसी धातु का क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रोड। जैसे ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है तो इसके अंदर विलियम भरा हुआ होगा जिंक सल्फेट। जो वैद्युत अपघट्य है उसी धातु का क्या लिया जाता है? इलेक्ट्रोड लिया जाता है। जैसे इसमें जिंक सल्फेट का वैद्युत अपघट्य विलियम भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रोड भी कौन सी धातु का होना चाहिए? जिंक धातु का। ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। जैसे दूसरे वैद्युत अपघट्य के अंदर हमने विलियन या जो सॉल्यूशन ले रखा है वो ले रखा है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। तो ये इलेक्ट्रोड होगा जो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? ये कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो संरचना के अंदर आपको ध्यान रखना है
कि हम एक ही पात्र के अंदर यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं तो उन्हें पृथक करने के लिए या तो बीच में क्या लगाई जाती है, सरंध्र दीवार। यदि एक ही पात्र लेकर हम दो अलग अलग पात्र ले लें तो मैं दूसरा डायग्राम इसका इस प्रकार से भी बना सकता हूँ कि मैंने अब की बार दो अलग अलग पात्र ले लिए और दो अलग अलग पात्रों में और दोनों अलग अलग पात्रों में हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड तो इस पात्र में लगा दिए और एक इलेक्ट्रोड इस पात्र में लगा दिया और दोनों इलेक्ट्रोडों को वही धात्विक चालक तार के द्वारा हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया और बीच में एक बल्ब संयोजित कर दिया, बल्ब लगा दिया। इसके ये इलेक्ट्रोड हमने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भर दिया हमने वो जिंक सल्फेट का ZnSO4। इसके अंदर जो सॉल्यूशन भर दिया वो है ZnSO4 और ये वाला इलेक्ट्रोड ले लिया हमने कॉपर इलेक्ट्रोड और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भर दिया हमने वो है कॉपर सल्फेट। तो दोनों में आयनिक साम्य स्थापित करने के लिए यहाँ तो बीच में सरंध्र दीवार होती थी लेकिन इसमें आयनिक साम्य स्थापित नहीं है, इसलिए इन दोनों पात्रों को लवण सेतु साल्ट ब्रिज के द्वारा, लवण सेतु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु होता है एक जो यू आकार की नली होती है जो दो अलग अलग पात्रों में डूबी हुई होती है जिसके अंदर प्रबल वैद्युत अपघट्य का एगार पेस्ट भरा हुआ होता है, जेल भरी हुई होती है जो दोनों पात्रों में आयनिक साम्य स्थापित करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो आयनिक साम्य स्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच में किससे जोड़ दिया जाता है, इसे लवण सेतु से, इसे कहते हैं लवण सेतु। और लवण सेतु के अंदर प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे सोडियम सल्फेट आदि का क्या भरा हुआ होता है, एगार पेस्ट भरा होता है और सिरों पर कांच की रुई लगी हुई होती है। सिरों पर किसकी रुई लगी हुई होती है, कांच की रुई। तो ये हमने गैल्वेनिक सेल का क्या बनाया है, डायग्राम, और दोनों डायग्राम में से आप कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो। यदि एक ही पात्र लेंगे, ध्यान रखना ये दोनों डायग्राम इसलिए बनाए हैं समझाने के लिए, यदि एक ही पात्र में वैद्युत अपघट्य विलयन लिया जाता है तो उस पात्र के बीच में क्या होनी चाहिए, सरंध्र दीवार, क्योंकि जब तक सरंध्र दीवार नहीं है तो दोनों वैद्युत अपघट्य विलयन मिल जाएंगे। इसलिए दोनों विलयनों को पृथक करने के लिए बीच में क्या लगाई जाती है, सरंध्र दीवार। और सरंध्र दीवार में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं और ये छिद्र होते हैं, इनसे केवल आयनों का प्रवाह हो सकता है, आयनों का परिगमन हो सकता है। तथा ये सरंध्र दीवार किसकी बनी हुई होती है, सामान्यतः मिट्टी की बनी हुई होती है। यदि एक पात्र में नहीं लेकर वैद्युत अपघट्य विलयन अलग अलग पात्र में ले लिए जाए तो विलयन तो स्वतः ही पृथक हो गई, लेकिन इन विलयनों में आयनिक साम्य स्थापित करने के लिए इन दोनों पात्रों को किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है, लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब लवण सेतु क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है, लवण सेतु एक यू आकार की क्या होती है, नली होती है जिसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे Na2SO4 KCl आदि का क्या भरा जाता है, एगार जेल पेस्ट भरा जाता है और इनके दोनों सिरों पर कांच की रुई लगी हुई होती है, जिसके कारण कांच की रुई के कारण यहाँ से भी केवल किसका परिगमन हो सकता है, आयनों का। जैसे ऊपर आयनों का परिगमन हो रहा था, आयनों का प्रवाह हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ भी सिर्फ आयनों का प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। तो लवण सेतु दोनों पात्रों में आयनिक साम्य स्थापित करने का क्या करता है, कार्य करता है, अर्थात परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। आप सपोज करो यदि मैं लवण सेतु नहीं लगाता तो क्या परिपथ पूर्ण होता, क्या परिपथ अधूरा हो जाता, और परिपथ अधूरा हो जाता तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही थी वो नहीं होती। इसलिए परिपथ को पूरा करने के लिए, आयनिक साम्य स्थापित करने के लिए दोनों पात्रों को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, लवण सेतु के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो हम इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे।
कि सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की या डैनियल सेल की परिभाषा भी पूछ ले तो परिभाषा आपको वही देनी है कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदले, विद्युत ऊर्जा में बदले, वही सेल कौन सा सेल कहलाता है, गैल्वेनिक सेल। और इस गैल्वेनिक सेल की खोज लुइजी गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1700 का की थी, 80 के अंदर की थी। तो पहली लाइन तो हम इसमें जनरल वाला लिख लेंगे कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, उसे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल कहते हैं। इस सेल की खोज सन 1780 में लुइजी गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब इस सेल की संरचना के बारे में लिखे तो संरचना में देखो ध्यान से समझोगे एक बार। संरचना के बारे में लिखेंगे तो संरचना में क्या बताएंगे कि इसके अंदर दो धातु के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं जो एक ही पात्र में भी डूबे हुए हो सकते हैं और अलग अलग पात्र में भी क्या हो सकते हैं, डूबे हुए हो सकते हैं। यदि एक पात्र में डूबे हुए हैं तो उनके बीच में सरंध्र दीवार होती है, और यदि अलग अलग पात्र के डूबे हुए हैं ये इलेक्ट्रोड तो उनमें आयनिक साम्य स्थापित करने के लिए लवण सेतु के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड जिसके अपचयन विभव मैं कह सकता हूँ जिस इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता अधिक होती है वो इलेक्ट्रोड तो काम करता है एनोड का। ध्यान रखना, जिस धातु की, जैसे मैं जिंक में और कॉपर की तुलना करूं तो जिंक की क्रियाशीलता होती है जो अधिक होती है। और ध्यान रखना, जिस इलेक्ट्रोड की या जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होगी वह तो काम करेगा किसका, एनोड का, और जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वह कार्य करेगा किसका, कैथोड का। तो यहाँ जिंक तो काम करेगा एनोड का और कॉपर काम करेगा कैथोड का। देखो विद्युत अपघटनी सेल में तो तुमने देखा था एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज था और कैथोड पर क्या था, नेगेटिव। जस्ट यहाँ उसके विपरीत होगा, एनोड पर तो चार्ज होगा किसका, माइनस का, और कैथोड पर चार्ज होगा किसका, प्लस का। और मैंने बताया था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। और इसको याद करने के लिए विद्युत रासायनिक सेल में लॉन, LOAN, लॉन, L for लेफ्ट साइड, O for ऑक्सीडेशन, A for एनोड और N for नेगेटिव। मतलब एनोड पर हमेशा कौन सा चार्ज होगा, विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहा हूँ कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। O for ऑक्सीडेशन मतलब एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और L for लेफ्ट साइड, इसका मतलब एनोड को हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। कौन सी साइड में, तो यहाँ एनोड लेफ्ट साइड में है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ये याद करने की ट्रिक है। यदि आपको एनोड का पता है तो कैथोड का इसका जस्ट क्या कर सकते हो, विपरीत कर दो, उल्टा कर दो, तो आपके कैथोड का आ जाएगा। कि कैथोड में यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा था तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ एनोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है तो कैथोड को कहाँ लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, लिखा जाएगा। तो इसकी संरचना के बारे में अलग से पॉइंट डाल के लिख दो इसकी संरचना। तो संरचना के बारे में हम लिख सकते हैं
कि इस सेल में एक ही पात्र में या अलग अलग पात्र में दो धात्विक इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में या एक ही पात्र में दो धात्विक इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं तथा पात्र में जिस धातु का विलयन भरा हुआ होता है उसमें उसी धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है ये दो लाइन लिख के इसके नीचे आप डायग्राम बनाओगे और डायग्राम के नीचे हम कुछ पॉइंट और लिखाएंगे इसकी संरचना के बारे में। इसके बाद हम इसकी क्या देखेंगे, क्रियाविधि। तो ये दो लाइन लिख के इसके बाद दोनों डायग्राम बना लो और दोनों में से एग्जाम में सिर्फ आपको एक डायग्राम बनाना है, या तो ऊपर वाला बना दो या नीचे वाला बना दो। संरचना में मैं अगला पॉइंट लिखूंगा। देखो हमने लिखा था कि दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं, या तो एक ही पात्र में डूबे हुए हो सकते हैं या अलग अलग पात्र में डूबे हुए हो सकते हैं, और जिस धातु का तुमने इस पात्र में विलयन लिया है इलेक्ट्रोड भी उसी धातु का होना चाहिए। जैसे आपने जिंक सल्फेट में जिंक धातु का विलयन है तो इलेक्ट्रोड भी किसका लिया है, जिंक का। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का विलयन है तो इसमें भी इलेक्ट्रोड किसका लेंगे, कॉपर का लेंगे। अब आगे मैं क्या लिख सकता हूँ कि दोनों इलेक्ट्रोडों को धात्विक चालक तार के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया, और बीच में इस प्रैक्टिकल का हमको प्रेक्षण करने के लिए हमने इसको किससे संयोजित कर दिया, बल्ब से संयोजित कर दिया। क्योंकि हम इस सेल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, यदि ये बल्ब जल गया तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई, विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि विद्युत ऊर्जा से तो बल्ब क्या होगा, प्रकाशित होगा। तो यहाँ पर बल्ब क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा से यहाँ पर किस में परिवर्तित किया गया, विद्युत ऊर्जा में। तो हम अगला पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसमें धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इन धात्विक इलेक्ट्रोडों को आपस में चालक तार द्वारा संयोजित कर दिया जाता है।
बाद अगला पॉइंट हमने क्या देखा था कि दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों को पृथक करने के लिए या तो बीच में क्या होती थी, सरंध्र दीवार, और अलग अलग पात्र होते थे, उन्हें किसकी सहायता से जोड़ देते थे, लवण सेतु की सहायता से। ये लाइन भी लिखेंगे कि दोनों एक ही पात्र में दो वैद्युत अपघट्य विलयनों को विलयनों को पृथक करने के लिए पात्र के मध्य में एक सरंध्र दीवार लगाई जाती है, और यदि अलग अलग पात्र हो तो उनके मध्य साम्य स्थापित करने के लिए उन्हें लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो क्या बताया कि यदि पात्र एक ही है तो दोनों वैद्युत अपघट्य विलयनों को पृथक करने के लिए सरंध्र दीवार लगाई जाती है, और यदि पात्र अलग अलग है उनके बीच साम्य स्थापित करने के लिए दोनों को किससे जोड़ दिया जाता है, लवण सेतु से। तो अलग से पढ़ेंगे हम लवण सेतु और सरंध्र दीवार क्या काम आती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। हमने बेसिक पॉइंट देख लिए इसके, अब इसकी क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक इस संरचना वाले पॉइंट को नोट करोगे। अब हम इस सेल की संरचना के बाद इस गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल की क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे। तो इसी में हेडिंग लगा होगी क्रिया विधि, और क्रिया विधि को सबसे पहले समझोगे। क्रिया विधि देखोगे, क्रिया विधि में ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, पहले समझ लोगे तो जो समझाया जाएगा वही लिखा जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हमने पात्र लिया था, एक ही पात्र ले लो चाहे अलग अलग पात्र ले लो, एक पात्र है तो बीच में सरंध्र दीवार और अलग अलग पात्र है तो बीच में लवण सेतु के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ तक देख लिया था। आप देखो जैसे ही यहाँ परिपथ में परिपथ स्थापित होता है अर्थात परिपथ पूर्ण होता है, तो परिपथ के पूर्ण होने पर मैंने बताया था ये कौन सा प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम। तो ऑटोमेटिक अभिक्रिया होने लगती है। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है कि आपको पता है धातु किसे कहते हैं कि धातुओं का एक गुण होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्या रखती है, प्रवृत्ति रखती है।
अर्थात यहाँ जिंक धातु है, यहाँ कॉपर धातु है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में बदलेगी और कॉपर है जो किस में परिवर्तित हो जाएगा Cu+2 में, क्योंकि धातुओं की विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्या रखती है, प्रवृत्ति रखती है। लेकिन ध्यान रखना जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। किसकी क्रियाशीलता, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त करेगा बजाय किसके, कॉपर के। जब जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से किसकी ओर जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा होती है उसकी जस्ट विपरीत किसकी होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा होती है उसकी विपरीत किसकी होती है, विद्युत धारा की। आपसे पूछ लिया जाए कि सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो जिंक से किसकी ओर हो रहा है, कॉपर की ओर। और आपसे पूछ ले विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होगी, तो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होगी कॉपर इलेक्ट्रोड से किसकी ओर, जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर ही क्यों है, तो इसका रीजन है कि जिंक की क्रियाशीलता किससे अधिक होती है, कॉपर से अधिक होती है। इसलिए जिंक है जो अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त करेगा, किसकी बजाय, कॉपर की बजाय। और परिपथ में साम्य स्थापित करने के लिए जो अधिक इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ थे वो किसकी ओर जाने लगेंगे, कॉपर की ओर जाने लगेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन की दिशा जिंक इलेक्ट्रोड से किसकी ओर होती है, कॉपर की ओर होती है। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनों की दिशा जिंक से किसकी ओर हो गई, कॉपर की ओर हो गई। अर्थात जो कॉपर Cu+2 में बदलाता है, कॉपर किसमें परिवर्तित हुआ था, Cu+2 में, और Zn किसमें परिवर्तित हुआ था, Zn+2 में। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो वापस से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, Cu+2 किसमें बदल जाएगा, Cu में। अर्थात कैथोड पर क्या हो गया, अपक्षयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहे हैं, जिंक से कॉपर की ओर आ रहे हैं। और जो Cu+2 में परिवर्तित हुआ था वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसमें बदल जाएगा, Cu में। अर्थात कैथोड पर हुआ है अपक्षयन और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, मुक्त किए हैं, इसलिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो जिंक का तो इसमें ऑक्सीकरण होता है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड तो किसका काम करता है, एनोड का। और कॉपर का यहाँ अपचयन होता है, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। तो हम इसमें एक एक करके लाइन लिखेंगे कि परिपथ पूर्ण होने पर धातुओं की विशेषता होती है कि यह विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जब ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे तो Zn तो बदल जाएगा Zn+2 में और Cu बदल जाएगा किसमें, Cu+2 में। भाई जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों ही धातु है और दोनों की विशेषता ये होगी कि अपने विलयन में इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बना लेंगे, धनायन। तो यहाँ पर जिंक से तो क्या बन गया, Zn+2, कॉपर से क्या बन गया, Cu+2। लेकिन अगली कंडीशन क्या है कि जिंक की क्रियाशीलता किसकी बजाय, कॉपर की बजाय क्या होती है, अधिक होती है। तो जब कॉपर की बजाय अधिक हो जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन मुक्त करेगा, जिंक मुक्त करेगा। क्या अब एक तो कम इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, एक ज्यादा कर रहा है, क्या दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो साम्य को बराबर करने के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से किसकी ओर गमन करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। कौन से परिपथ के द्वारा, बाह्य परिपथ। इसे कौन सा परिपथ बोलेंगे, बाह्य परिपथ के द्वारा जिंक से इलेक्ट्रोड किसकी ओर गमन करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। क्यों करेंगे, साम्य को स्थापित करने के लिए। किसको स्थापित करने के लिए, साम्य को स्थापित करने के लिए। तो इसी के नीचे लिख सकते हैं लेकिन जिंक
की क्रियाशीलता, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होने के कारण, कॉपर से अधिक होने के कारण जिंक अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जिसके कारण परिपथ का साम्य विचलित हो जाता है, परिपथ का साम्य विचलित हो जाता है, परिपथ का साम्य विचलित हो जाता है। अब विचलित हो गया तो साम्य को क्या करना पड़ेगा, वापस स्थापित। तो साम्य को स्थापित करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी ओर चले जाएंगे, जहां कम इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसकी ओर होने लगेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। तो हम अगले लाइन के अंदर लिख सकते हैं। तो साम्य स्थापित करने के लिए, साम्य स्थापित करने के लिए, साम्य स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के जस्ट विपरीत किसकी दिशा होगी, विद्युत धारा की। तो मैं लिख सकता हूं अतः विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर, जिंक इलेक्ट्रोड की ओर, जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होती है। अब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो Cu+ आयन था वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Cu में, अर्थात कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर का क्या हो जाता है, अपचयन, और जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसी के नीचे मैं लिख सकता हूं आगे, अतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण कॉपर इलेक्ट्रोड पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन व आयनों के प्रवाह के कारण, आयनों के प्रवाह के कारण, आयनों के प्रवाह के कारण, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन व जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक का ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। तो हम इसकी एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एनोड पर अभिक्रिया, और एनोड पर अभिक्रिया होगी जो कौन सी अभिक्रिया होगी भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी कि Zn है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Zn+2। फिर लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, और कैथोड पर क्या हो रहा है यहाँ, अपचयन, कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन, और कैथोड पर अपचयन होगा तो Cu+2 था वो परिवर्तित हो जाएगा Cu में, दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करके ग्रहण करना। और मैं संपूर्ण सहल अभिक्रिया लिखूं तो दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो संपूर्ण सहल
संपूर्ण सेल अभिक्रिया। देखो नेट सेल रिएक्शन किस प्रकार से निकालते हैं कि तीर के चिन्ह के पहले वालों को जोड़ दो और तीर के चिन्ह के बाद वालों को क्या कर दो, जोड़ दो। देखो इस तरफ तो क्या है, Z है, एक क्या है Cu+2 और दो क्या है इलेक्ट्रॉन। तीर के चिन्ह के पहले की दोनों चीज लिख दी। अब तीर के चिन्ह के रिएक्शन के बाद की दोनों जो प्रोडक्ट बन रहा है सबको लिख दो। एक तो क्या बन रहा है Zn+2, एक क्या बन रहा है Cu और एक दो क्या है इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया को मैं लिख सकता हूं Zn+Cu+2 और Zn+2 Cu। ये तुम्हारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हो तो उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अतः इसी के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप, रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह अभिक्रिया, यह प्रक्रिया, ऐसे लिखो, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, कब तक चलती रहेगी ये प्रक्रिया, या तो परिपथ जो अपन ने पूर्ण कर रखा था इसको क्या कर दिया जाए, मतलब परिपथ को पूर्ण रहने दें, परिपथ को क्या नहीं करे, अधूरा नहीं करे। जैसे इसमें से लवण सेतु को नहीं हटाए, इसमें से सरंध्र दीवार को हटा दे तो परिपथ क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। या फिर इसमें जो वैद्युत अपघट्ट है वो क्या नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए। तो जब तक चलती रहेगी जब तक या तो वैद्युत अपघट्ट समाप्त नहीं हो जाए, जो तुमने वैद्युत अपघट्ट विलयन लिया है, और या फिर मैं कह दूं कि परिपथ को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, परिपथ को अधूरा कर दिया जाए, तो तब जाके ये बंद हो जाएगी। अन्यथा यह प्रोसेस क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ये लिखेंगे प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वैद्युत अपघट्ट विलयन समाप्त नहीं हो जाए, वैद्युत अपघट्ट विलयन समाप्त नहीं हो जाए। और ये बल्ब प्रकाशित कर लेना, प्रकाशित का मतलब इस प्रकार से इसको जला, ये प्रकाशित बल्ब, ये लिख देना प्रकाशित बल्ब। तो इस प्रकार से आज हमने विद्युत रासायनिक सेल में गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के बारे में चर्चा की थी, और आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। और आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।